जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे एएनएम के पेपर को लेके, जिसका एग्जाम कल कंडक्ट हो गया। काफी सरप्राइजिंग पेपर था, उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों पेपर को लेके इतनी बातें चल रही हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का जो टाइपिंग रिजल्ट की डेट है कब तक आ सकती है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ की डीबी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीपीओ का डीबी पहले कंडक्ट होगा एजीटीए के कंपेयर में, और होना भी वही चाहिए था, क्योंकि जो बीपीओ 1468 की भर्ती थी उसका एग्जाम पहले कंडक्ट हुआ था कंपेयर टू एजीटीए के। तो क्या कब तक डीबी हो सकती है, क्या इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएनएम भर्ती को लेके, ठीक है। तो देखिए एएनएम का पेपर कल गया, बड़ा ही सरप्राइज पेपर आया। सरप्राइजिंगली आयोग की तरफ से एक चमत्कार किया गया, ठीक है। एएनएम का सिलेबस आयोग ने बताया कुछ था, पेपर में आया कुछ, ठीक है। हुआ एक्चुअली में क्या है कि जो एएनएम का पेपर है उसमें दो चीज आयोग ने मेंशन नहीं की थी। नो डाउट है यूपी SSSC ने काफी कुछ ऐड कर रखा है, लेकिन एएनएम की भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा यूपी जीके का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, ठीक है। आयोग ने अपनी मर्जी से पेपर में इसे ऐड कर दिया, ठीक है। वो भी कोई ऐसे नहीं कि 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए हो, नहीं। यूपी जीके का पूरा 20 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और कंप्यूटर का पूरा 15 क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन उन्होंने एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया। मतलब मेरे जब मर्जी हुई आयोग की, जो सा सिलेबस उसको ऐड करना है पेपर के दिन ऐड कर लिया। पहले आयोग ने क्या किया था, 4 ऑप्शन को 5 ऑप्शन में बदल दिया था, बिना किसी इंफॉर्मेशन के 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। और अब बिना किसी इंफॉर्मेशन के 2 बड़े सिलेबस को ऐड कर दिया, यूपी जीके और कंप्यूटर। भाई इसकी अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे इसका क्वेश्चन नहीं आपका सॉल्व हो जाएगा। वो भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं पूछा है, टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, ठीक है, जिससे बच्चों के नंबर में अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, और मेरे ख्याल से आयोग को इसका जवाब देने की जरूरत है वाकई में, या फिर से री एग्जाम कराने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन पूछ लेंगे और उसके बाद फिर आप ये भी उम्मीद करेंगे कि बच्चे स्कोर करें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि बच्चों को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, सबको इसके लिए खड़ा होना चाहिए कि ये तो एक तरह से आपकी दादागिरी हो गई, ठीक है। जो मन किया आपने वो पूछ लिया है, ठीक है। अब इसको लेके भी बच्चे परेशान हैं, तो सीधी सादी बात है, बच्चों को भी यूनाइट होना होगा, टीचरों को भी यूनाइट होना होगा, और इसके लिए एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा, ताकि इसका री एग्जाम कंडक्ट जरूर कराया जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है जूनियर असिस्टेंट 55-12 के रिजल्ट को लेके। तो ये रिजल्ट आपका जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में आपको जूनियर असिस्टेंट 55-12 के टाइपिंग रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, और उसके बाद इसकी डीबी भी कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। फरवरी में मुझे नहीं लगता इसकी डीबी कंडक्ट होगी, क्योंकि डीबी जो है फरवरी में 2 डीबी होने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें एक आपका वीपीओ की डीबी है, ठीक है। ये डीबी आपकी फरवरी में कंडक्ट हो जाएगी, और इसका नोटिस आपका जो वीपीओ का है वो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। डीबी की नोटिस जनवरी में देखने को मिल जाएगी, और डीबी जो है आपकी कंडक्ट होगी फरवरी में, ठीक है। अभी एक एग्जाम की डीबी ऑलरेडी कंडक्ट हो रही है, जो फरवरी में खत्म हो रही है, स्टार्टिंग फरवरी वीक में। तो उसके बाद आपकी डीबी नो डाउट है, उसके बाद ही आपकी डीबी शुरू की जाएगी, क्योंकि एक साथ 2 डीबी तो चलाई नहीं जा सकती है। तो सीधी सादी बात है कि उसके बाद आपकी डीबी स्टार्ट होगी, लेकिन इसकी नोटिस आपको इसी मंथ, हो सकता है अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाए, ठीक है। और डीबी की डेट आपकी उसके अगले मंथ यानी फरवरी के 2nd-3rd वीक में देखने को मिल जाए। इसके अलावा हो सकता है अगर आयोग ने बहुत जल्दी दिखा दिया तो एजीटीए की भी डीबी की नोटिस आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिल सकती है, और वो डीबी भी बीपीओ की डीबी के खत्म होते ही 1-2 दिन बाद शुरू किया जा सकता है, अगर आयोग ने बहुत जल्दी दिखाए। फिलहाल बीपीओ की डीबी की नोटिस आपको अगले हफ्ते हो सकता है देखने को मिल जाए, और इसके अलावा इसकी डीबी आपकी फरवरी माह में 2nd या 3rd वीक से कंडक्ट भी होने लगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि बीपीओ की फाइनल कट ऑफ जहां क्या सकती है, ठीक है। तो बीपीओ की जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए 1468 पोस्ट है इसमें, टोटल 1468, ठीक। तो इसकी कट ऑफ भी नो डाउट है हाई जाने वाली है। तो यूआर कैटेगरी का मान के चलिए 67 से 69 से कम नहीं जाएगा। बहुत लोग तो 72 73 पे भी जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता 70 तक चली जाएगी। लेकिन ये जो है एक एग्जैक्ट स्कोर है, मुझे लगता है एक्सपेक्टेड इतनी
होनी ही चाहिए। हो सकता है एक बढ़ जाए, 70 हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 70 छूने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो ये 64 से 66 के बीच में घूमेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करेंगे, तो ये जो आपकी कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ वो 63 से 65 के बीच में लगभग घूमेगी, ठीक है। 63 से 65 के बीच में लगभग आपकी कट ऑफ घूमती हुई निकलेगी, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी की भी कट ऑफ आपकी लगभग मान के चलिए कि 60 से 62 से कम नहीं जाएगी। एससी की भी कट ऑफ 60 से 62 नंबर से कम नहीं जाने वाली है। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, यानी शेड्यूल ट्राइब की, तो मान के चलिए 55 से 57 से कम इसकी भी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आपकी फीमेल कैटेगरी की बात करें, यानी महिला वर्ग की अगर बात करेंगे, तो महिला वर्ग की जो कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए 61 से 63 के बीच में घूमेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी होगी वीपीओ की फाइनल, ठीक है। और जिनके इतने नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन पहुंचे, इससे ज्यादा भी आ रहे हैं तभी सोच सकते हैं। एक दो नंबर कम भी आ रहा है तब भी अभी आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक्सपेक्टेड इतनी जानी चाहिए। 70 से अब मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ भागनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, कि अब आपका देखिए हो सकता है डीबी की नोटिस आपको देखने को मिल जाए। अब ऐसे में क्या है, जो आपका डीबी का डॉक्यूमेंट्स है उसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए बीपीओ के बच्चों को और एजीटीए के बच्चों को, इन दोनों को बीपीओ डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपको लगता है कि नाम में एरर है या किसी भी तरह का आपका डेट ऑफ बर्थ में एरर है, प्लेस में एरर है, ठीक है, तो उसको लेके आप जल्दी से कोर्ट जाके अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर 10-15 दिन में अब वो एरर को ठीक करवा सकते हैं तो आप जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करके उसे ठीक करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर दौड़ा दौड़ी शुरू हो जाएगी। अपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको एकदम तैयार है। देखिए एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, सबसे पहले तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जो आपके नोटिस के साथ ही आते हैं, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका कुछ पता पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, नाम सिंपल सा भरना रहता है उसमें, ठीक है। तो वो 4 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपका नोटिस के साथ ही आते हैं। उसके अलावा आपके पास एज प्रूफ के रूप में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी एरर है, कुछ भी एरर होगा और ये अगर वो कर दिया गया तो आप टोटली बाहर निकाल दिए जाएंगे। एज प्रूफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी से आपका एज प्रूफ होगा। इसमें थोड़ी भी गलती पाई जाएगी तो फिर आपके लिए ये नुकसानदेह है। और अगर किसी भी तरह का मिसप्रिंट है तो इसको लेके अभी से एफिडेविट आप जाके कोर्ट में बनवा लीजिए, ठीक है। एफिडेविट कोर्ट में बनता है, पूरा कोर्ट के पास इसका प्रोफार्मा पड़ा होगा। वहां पे जब जाएंगे आप कचहरी में तो किसी से भी कांटेक्ट करेंगे, उनके पास यूपी का प्रोफार्मा होगा, तो आप वहां जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा पहले आपके कितने सर्टिफिकेट में क्या क्या एरर है, एक ही साथ एक ही उसमें बनवाइएगा, अलग अलग से मत बनवाइएगा, ठीक है। एक ही बेर में सबका कवर कर लीजिएगा। दूसरा आपके पास 12th की भी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। इसमें भी अगर एरर है तो भी आपका एफिडेविट ही बनेगा, एक ही साथ सबका एफिडेविट बन जाएगा। किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है तो सब कुछ एक ही में ही ऐड हो जाएगा और वो आप एफिडेविट अपने साथ डीबी में लेके जाएंगे, तभी आपका डीबी में वो सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री मांगा हुआ है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में अगर बैचलर डिग्री मांगा हुआ है तो मार्कशीट और उसकी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बैचलर डिग्री नहीं मांगा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। किसी भी भर्ती में अगर बैचलर डिग्री मांगा है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसका मार्कशीट होना चाहिए, और अगर नहीं मांगा है तो कोई बात ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जेईई की भर्ती होती है तो वहां पे जो 12th की मार्कशीट है उसकी जगह डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मुझसे एक बच्चे ने पूछा था तो मैं बता दे रहा हूं, वहां 12th की जरूरत नहीं होती, वहां डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है तब भी चलेगा, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में भर्ती आई है, ठीक है। भर्ती को जिस फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश किया गया है
उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और भर्ती की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया होना चाहिए। अगर उसके एक दिन बाद का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की भर्ती है। लेकिन ओएससी एसटी ओबीसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है 2 साल 3 साल 4 साल तब भी वो चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये आपका यूआर कैटेगरी को छोड़कर हर किसी का होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो रिजर्वेशन का यूज कर रहा है, चाहे वो फीमेल कैटेगरी ही क्यों ना हो, महिला भी अगर महिला रिजर्वेशन का यूज कर रही है तो उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नया है तब भी चलेगा, पुराना है तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके बिना आप का कास्ट सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप पर किसी भी तरह का ओबीसी एससी एसटी मान्य नहीं होगा अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एनओसी की जरूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, और ये एनओसी केवल उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक, एनओसी उनके लिए है जो गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, वही केवल अपना एनओसी सबमिट करेंगे। इसके अलावा अगर प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा नौकरी नहीं कर रहे हैं तब भी एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप डीबी में बैठ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, आधार कार्ड रहे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए। 4 फोटो कम से कम लगती है, तो 4 फोटो आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा, 6 ले जाइए, 8 ले जाइए, जितना आपको ले जाना ले जाइए, लेकिन 4 से ज्यादा ही आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा और मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा वही फोटो हो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरी थी। ठीक है, ताकि आप पहचान में आए कि भैया हाँ आप ही हैं। ठीक, इसके अलावा 2 और चीज होती है, आपका मेडिकल का होता है, तो मेडिकल आपका इस 4 डॉक्यूमेंट्स में ही होता है जो आपको किसी भी जिला अस्पताल में जाके अपना बनवाना पड़ता है। इसको लेकर कोई इश्यू नहीं है। वहां पे भी जिला अस्पताल में भी जब आप बोलेंगे कि मैं आयोग यूपी SSSC की डीबी में बैठने जा रहा हूं तो उनके पास उनका प्रोफार्मा रेडी रहता है, तो उसको लेके भी आप परेशान मत होइए। बाकी जो पुलिस वेरिफिकेशन को लेके क्वेश्चन बच्चों का रहता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेके क्लियर कट बता दूं, ये आपका काम नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन आयोग कराता है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आयोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराता रहेगा, धीरे धीरे वो प्रोसेस करता है। पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है आपका 1-2 साल लग जाए, लेकिन वो आयोग की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वुमेन का, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट कहां का लगेगा? तो अगर किसी भी महिला की शादी हो गई है फिर भी उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनके फादर साइड का लगेगा। ठीक है, पति साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो फादर साइड का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जितनी भी शादीशुदा महिला है उनके फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पति के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट अमान्य होता है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रिलेटेड है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।